नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th-10th क्लास की जो संस्कृत व्याकरण चल रही है उसके अंदर अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप में से कई न्यू स्टूडेंट हैं जिनको मालूम नहीं चल पा रहा है कि कहां से शुरुआत हुई थी। देखिए हम लोगों ने बच्चों संस्कृत की जो शुरुआत की थी, संस्कृत व्याकरण पढ़ाना जब मैंने शुरू किया था तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था धातु रूपों के। ठीक है, धातु कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, और धातु को याद करने का तरीका क्या है, ये बात सबसे पहले हम लोगों ने शुरू करी थी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने शब्द रूप पढ़े थे, शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे उनको याद किया जा सकता है, कितनी विभक्तियां होती हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ी। और उसके बाद में जो तीसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों वो पढ़ा है कारक का पढ़ा है। कारक जो है बिल्कुल उदाहरणों सहित अनुवाद आपको मैंने सिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, और अभी ये जो चौथा जो टॉपिक चल रहा था वो उससे पहले अव्यय चल रहा था, और अव्यय के बाद अब हम लोगों ने 5वां टॉपिक शुरू किया है समास का। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उनमें से किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर देख लीजिए। अगर आपको वहां यूट्यूब पर ढूंढने पर कोई दिक्कत आ रही हो या आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज नहीं मिल रहे हो तो आप पर्सनली, मेरा नंबर आप सभी के पास है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, सर हमें सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज सेंड कर दीजिए ताकि हमें किसी तरह की परेशानी ना हो। अब हम लोग जो समास पढ़ रहे थे उस समास के अंदर भी देखिए जो अव्ययी भाव समास है उसे कंप्लीट कर चुके थे, और इससे पहले वाला जो वीडियो था बच्चों उसके अंदर हम लोगों ने तत्पुरुष समास को पढ़ा था। वहां मैंने आपको तत्पुरुष समास के बारे में समझाया था, लेकिन उस तत्पुरुष समास को अब आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से मैं तत्पुरुष समास को रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए। सबसे पहले अव्ययी भाव समास पढ़ा था, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तत्पुरुष समास पढ़ा है। तत्पुरुष समास जो होता है बच्चों उसके अंदर देखिए दूसरा पद प्रधान होता है। तो मैंने ये सूत्र लिखवाया हुआ है आपको कि उत्तर पद अर्थ प्रधानस तत्पुरुष समास है, यानी कि जिस समास के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद अर्थ प्रधानस तत्पुरुष समास है, यानी कि जिस समास के अंदर दूसरे पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद अर्थ प्रधानस तत्पुरुष समास है, यानी कि जिस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहां पर देखिए कि ये जो समास हो गया इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान होता है। और जो अव्ययी भाव समास पढ़ा था बच्चों उसके अंदर कौन सा रहता है, प्रथम पद प्रधान होता है, और उसमें प्रथम पद क्या रहता है, कोई अव्यय रहता है या उपसर्ग रहता है। ठीक है, और उसका जो समस्त पद बनता है वो किस में बनता है, नपुंसक लिंग एक वचन में बनता है। समझ में है ना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक बार वापिस से वो वीडियो देख लेना, अगर नहीं देखे हो तभी आगे की चीज आपको समझ में आएंगी। अब देखिए यहां तत्पुरुष समास को आगे बढ़ाने से पहले मैंने आपको ये बताई थी कि ये 2 तरह के भेद के रूप में आप इसे याद कर सकते हो। एक तो क्या होता है, व्याधिकरण होता है, क्या होता है, व्याधिकरण होता है, और एक कौन सा होता है, समानाधिकरण होता है। कौन सा होता है, समानाधिकरण होता है। इनके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं वापिस से। अब देखिए व्याधिकरण का मतलब क्या है और समानाधिकरण का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। भाई व्याधिकरण का मतलब है कि ऐसे समास या ऐसे पद जिनका विग्रह करते हो और विग्रह करने पर दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है। देखिए चाहे आप संधि पढ़ो या समास पढ़ो, उसके अंदर 2 पदों का, 2 शब्दों का मेल होता है। समझ में आई नहीं आई, 2 पद होते हैं। तो देखिए यहां जो पहला पद होता है और दूसरा पद होता है, 2 पद होते हैं इस तरह से। तो कह रहे हैं कि जिस समास के उदाहरणों के अंदर हम इस प्रथम पद में और इस द्वितीय पद में दोनों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं तो वो कहलाता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। समझ में है ना। और जिस समास के दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं उसे हम कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समझ में है ना। अगर अलग अलग विभक्तियां हैं तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास, और दोनों पदों में समान विभक्तियां हैं तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है इसके मैंने आपको बताया कि अपन इसके 6 उपभेद पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 6 उपभेद पढ़ेंगे। और जो समानाधिकरण है इसमें 2 भेद पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 2 भेद पढ़ेंगे। 2 कौन कौन से पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे अपन कर्मधारय समास। कौन सा पढ़ेंगे? कर्मधारय। और दूसरा जो पढ़ेंगे वो बच्चों पढ़ेंगे हम लोग द्विगु समास। कौन सा पढ़ेंगे? द्विगु समास। समझ में है ना? तो यहाँ व्याधिकरण के जो 6 भेद थे, व्याधिकरण के जो 6 भेद हैं उन्हें हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम कहते हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। हिंदी भाषा के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? कारक का जो नाम होता है उसी के अनुसार तत्पुरुष समास चलता है। लेकिन उसी चीज को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? भाई कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय का करा जाता है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं? द्वितीय तत्पुरुष। करण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है तो क्या बोलेंगे उसको? तृतीय तत्पुरुष। ठीक है। संप्रदान में कौन सी लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है तो क्या बोलेंगे उसको? चतुर्थी तत्पुरुष। अपादान में पंचमी तो पंचमी तत्पुरुष। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी विभक्ति तो उसे क्या कहेंगे? षष्ठी तत्पुरुष। और अधिकरण कारक में सप्तमी तो इसलिए सप्तमी तत्पुरुष समास। तो इस तरह से ये 6 भेद हो जाते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ऐसे इनके नाम से ये भेद बन जाते हैं। तो अब तक हम लोग पढ़ क्या चुके हैं? ये सब चीजें जो हैं बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताई थी हम लोगों ने। देखिए कर्म तत्पुरुष यानी कि जो कर्म है इसको क्या बोलते हैं अपन? द्वितीय तत्पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय तत्पुरुष बोलते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको क्या चीज समझाई थी बच्चों? एक सूत्र लिखवाया था, याद हो तो? द्वितीय श्रित अतीत पतित, ठीक है, गत अत्यस्त आप नहीं, ये शब्द है। ठीक है। तो ये जो सूत्र है बच्चों ये आप याद करना चाहे तो कर लें, लेकिन अगर नहीं करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये शब्द याद रखने, श्रित अतीत, ठीक है, अतीत गते, श्रित अतीत पतित गते अत्यस्त आपने अतीत। ठीक है। तो यहां तो देखिए यहां ये सूत्र जो है, तो देखिए सूत्र है क्या है? द्वितीय। यहां अपन याद कर सकते हैं श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त, ठीक है, आप अत्यस्त प्राप्त और आप नहीं। बहुत बड़ा सूत्र है ये, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद हो जाएगा। 2-4 बार अपन करेंगे तो इसको। तो देखिए कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पर। एक तो शब्द है श्रित, एक शब्द है अतीत, एक शब्द है पतित, एक शब्द है गत, एक शब्द है अत्यस्त, ठीक है, एक शब्द है प्राप्त और एक शब्द है आप नहीं, आपन। तो ये शब्द है। अगर ये वाले जो शब्द दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, तो ये आपको कहाँ दिखाई देंगे? दूसरे पद में दिखाई देंगे। अगर इन शब्दों में से कोई सा भी शब्द आपको दूसरे पद में दिखाई दे तो जो पहला पद होगा उसमें कौन सी विभक्ति लगानी होती है? द्वितीय विभक्ति लगानी रहती है। तो इसमें जैसे मैंने आपको ये उदाहरण पढ़ाए थे, राम श्रित। तो राम श्रित है तो देखो राम श्रित, श्रित शब्द द्वितीय पद में दिखाई दे रहा है और राम जो है प्रथम पद हो गया। तो जिन शब्दों के बाद में इनमें से कोई सा भी शब्द लग रहा होगा, जिन शब्दों के बाद यानी कि राम, कृष्ण, ठीक है, कूप, ऐसे अपन ग्राम, ऐसे कोई भी शब्द लिख लें, इन शब्दों के बाद में, इनके बाद में कोई भी शब्द लग रहा हो तो जो प्रथम पद होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। तो जब इस राम श्रित का विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? राम की द्वितीय क्या रहती है? रामम, रामम श्रित है, ठीक है। अगर अपन कृष्ण श्रित कर दें तो क्या बन जाएगा? कृष्णम, कृष्णम श्रित है, क्या बन जाएगा? कृष्णम श्रित है। अगर अपन कह रहे हैं कूप पतितम, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? कूपम पतित है,
ठीक है, कूपम पति। ग्राम के आगे लगा दिया गत, तो क्या बन जाएगा, ग्रामम गत है। क्या बन जाएगा, ग्रामम गत है। समझ में आया ना। तो ये द्वितीय विभक्ति, ये प्रथम विभक्ति चल रही है। तो जिस समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में एक चीज और हमने पढ़ी थी बच्चों, वो पढ़ी थी हम लोगों ने तृतीय तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, तृतीय तत्पुरुष समास पढ़ा था। और जो तृतीय तत्पुरुष समास है बच्चों, इसके को अपन क्या बोलते हैं, करण, या फिर अपन कह सकते हैं तृतीय तत्पुरुष समास, ये इसका नाम है। अब करण या तृतीय जो तत्पुरुष समास है, इसके अंदर भी मैंने कुछ शब्द लिखवाए। एक सूत्र लिखवाया था पूर्व, ठीक है, सैद्रस। अब मैं सूत्र ना लिखकर आपको शब्द लिख देता हूं डायरेक्ट, पूर्व, सैद्रस, सम, ठीक है, ऊन, ठीक है, ये शब्द हैं। इसके अलावा कौन सा लिखा है, कलह, निपुण, मिश्र और सलक्षण, ये शब्द हैं। इन शब्दों में से कोई सा भी शब्द अगर दूसरे पद में लगे, अब ध्यान रख लेना, देखो ये तो द्वितीय के लिए शब्द हैं, ये तृतीय के लिए। अगर इनमें से कोई सा भी शब्द दिखाई दे तो जो पहला पद होगा उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे बच्चों, तृतीय विभक्ति लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे, तृतीय। तो इसमें मैंने उदाहरण आप लोगों को पढ़ाया था, जैसे मास पूर्व, तो अपन क्या करेंगे इसको, मासेन पूर्व है। क्या करेंगे, मासेन पूर्व है, ठीक है। अगर अपन कह रहे हैं देखो पितृ सैद्रस, अब पितृ सैद्रस है तो पितृ शब्द है, इसकी तृतीय क्या होती है, पित्रा होती है। क्या होती है, तो अपन कर देंगे पित्रा सैद्रस, पित्रा सैद्रस हो गया नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आप लोग बहुत आसानी से इन उदाहरणों को सीख सकते हो, समास को सीख सकते हो बच्चों। लेकिन कब नहीं सीख सकते आप, तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपको शब्द रूप याद नहीं होंगे। इसलिए पहला जो काम करना है आप लोगों को, वो शब्द रूप याद करने का काम करना है। शब्द रूप अगर याद हो जाएंगे तो फिर आपको आगे की जो बातें हैं बहुत अच्छे से याद रह सकती है। तो अब यहाँ से आगे हम लोग पढ़ने चाह रहे हैं बच्चों, ये सब चीज़ें हम बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से, ढंग से समझ चुके हैं। पिछला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर ये सब बातें मैंने बहुत अच्छी डिटेल में समझा रखी है, वहाँ एक बार जरूर समझ लेना। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं आगे के उदाहरणों को। हाँ तो बच्चों अब देखिए, यहाँ ये चतुर्थी तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आज का ये शुरुआत हो रही है क्लास। तो देखिए यहाँ इसका सूत्र जो है मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए, चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षितई। यानी कि एक तो इसके अंदर कह रहे हैं कि चतुर्थी अंत जो सुबंत पद होते हैं, उनके जो प्रातिपदिक शब्द होते हैं, उनके अंदर तदवाचक जो अर्थ सूचक शब्द होते हैं। अब आपको ये ऐसे, ये भाषा तो समझ में आने वाली है नहीं संस्कृत की, क्योंकि अभी आप लोग उस तरीके से इन चीज़ों को नहीं समझेंगे। तो आपके लिए सीधी सीधी जो बात समझने की है, वो ये कहने का मतलब है बच्चों कि अगर समास के दूसरे पद में, जिस समास के दूसरे पद के अंदर या तो अर्थ या फिर बलि या फिर हित या सुख या रक्षित ये शब्द दिखाई दे रहे हैं, अर्थ बलि हित सुख रक्षित शब्द हो, तो वहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। तो आप ये कह सकते हैं जिस समास के दूसरे पद में तदवाचक अर्थ सूचक शब्द होते हैं। अब ये तदवाचक अर्थ सूचक शब्द का मतलब क्या है, आप ये समझिए कि यहां पर ये चतुर्थी अंत सुबंत प्रत्यय होते हैं। यानी कि जो सुबंत प्रत्यय होते हैं, सु अव जस अम और ऐसे सुप प्रत्यय होते हैं। ये जो चतुर्थी अंत यानी कि चतुर्थी पर अंत होने वाले जो सुबंत प्रत्ययों से बने हुए जो प्रातिपदिक शब्द हैं, उनमें तदवाचक शब्द के अर्थ वाले जो शब्द आएंगे, वहां पर कौन सा समास माना जाता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास माना जाता है। कौन सा समास माना जाता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास। अथवा हम ये कह सकते हैं कि अर्थ बलि हित सुख रक्षित ये शब्द हो तो वहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अब ये इतनी भी चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप तो सीधे सीधे तौर पर ये समझ लेना कि ये जो 5 शब्द आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन 5 शब्दों को दिमाग में रखना है। ये दूसरे पद में दिखाई देंगे,
तो पहले पद में कौन सी विभक्ति लगानी है? चतुर्थी विभक्ति लगानी है। लेकिन इसमें जो ये अर्थ सूचक की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहे हैं कि अगर दूसरे पद में इस अर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा नित्य समास होता है, अस्वपद विग्रह होता है, नित्य समास होता है। कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द का जब विग्रह करेंगे, जैसे ये तीन तरह के हैं, एक तो होता है द्विज अर्थ है, ठीक है, और एक क्या बनेगा ये बच्चों? द्विज अर्था स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? और तीसरा जो है द्विज अर्थम, क्या बनेगा ये? द्विज अर्थम, यानी कि द्विज अर्थ है, द्विजार्था, द्विजार्थम, ऐसे ये तीन हैं आपके सामने। अब यहां पर जो पुल्लिंग होगा तो उसमें हम शब्द लगाएंगे अयम, स्त्रीलिंग जो शब्द होगा उसमें लगाएंगे इयम, और जो नपुंसकलिंग शब्द होगा उसमें लगाएंगे इदम। यानी कि जब अर्थ शब्द वाले ये जो विग्रह करेंगे ऐसे शब्दों का, तो इनमें जो वस्तु होती है उसके लिए बात होता है। अब देखो संप्रदान का मतलब क्या होता है? किसी के लिए कोई चीज दी जाती है, के लिए, किसी के लिए कोई चीज दी जा रही है, समझ में है ना? तो देखो द्विज अर्थ, द्विज का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए, ठीक है। तो यहां पर अपन ये कहते हैं अयम द्विजाय, अयम द्विजाय। तो यहां पर जो सामग्री दी जा रही है उसके लिए संबोधित किया जाता है ये अर्थ जो है, द्विजाय अयम। तो द्विज अयम, तो यहां पर जैसे मान लीजिए अपन कोई भी सामग्री दे रहे हैं तो ये ऐसे बोल दिया सूप है, यानी कि सूप दिया जा रहा है। अगर इसी चीज को अपन ये लिखेंगे इयम द्विजाय, यह ब्राह्मण के लिए है, ठीक है ना, ब्राह्मणी के लिए है, तो इयम आ गया, इयम द्विजाय, ठीक है। तो यहां पर भी कोई बात हो सकती है। इसी तरह यहां जब करेंगे तो क्या करेंगे? इदम द्विजाय। तो यहां कोई ना कोई सामग्री देने की बात हो रही है, आप ऐसे समझिए। तो आप इसका जब विग्रह करेंगे तो सिंपल सा तरीका ये है बच्चों कि आपको जब द्विज शब्द के साथ अर्थ शब्द लगा हुआ मिले, द्विज शब्द के साथ जब अर्थ शब्द लगा हुआ मिले, तो आपको ये देखना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, तीनों चीज देखनी है। अगर ये पुल्लिंग में होगा तो आपको क्या लगाना है? अयम। अगर ये स्त्रीलिंग में होगा तो क्या लिखना है? इयम। और अगर ये नपुंसकलिंग में होगा तो क्या लिखना है आपको? इदम लिखना है। समझ में आ गया ना? अगर द्विज शब्द के साथ इस अर्थ शब्द को प्रयोग किया जा रहा है, सीधी सी बात समझ लेना, द्विज शब्द के साथ अर्थ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो जब विग्रह करेंगे, जब विग्रह करेंगे तो आपने क्या रखना है? पुल्लिंग होगा तो अयम, स्त्रीलिंग होगा तो इयम, और नपुंसकलिंग होगा तो क्या लिखेंगे? इदम। क्या लिखेंगे? इदम लिखेंगे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? इसका विग्रह हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे उदाहरण है इसका भूत बलि। अब देखो भूत बलि, तो भूताय बलि। अब ये भूत वो नहीं है, भूत डराने वाला भूत नहीं है, भूत का मतलब है प्राणी। भूत शब्द जो है इसका मतलब होता है प्राणी, प्राणियों के लिए बलि, भूतेभ्य बलि। अगर इसको मान लीजिए एक वचन बताएंगे, भूत के लिए बलि और एक भूतों के लिए बलि, समझ में आई नहीं आई? तो ये भूत डरावने वाले भूत नहीं, भूत शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? प्राणी, ठीक है। तो इसलिए ये चतुर्थी की बहुवचन लगेगी। तो भूताय ये तो क्या होगी? एक वचन होगा, ठीक है, भूतभ्याम, ठीक है। तो ये क्या होगा? द्विवचन हो गया। और भूतेभ्य ये बहुवचन हो गया, भूतेभ्य बलि। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं विग्रह, और आप इसका विग्रह ये भी कर सकते हो भूताय बलि, दोनों ही राइट हैं, ठीक है। भूताय बलि है, भूतेभ्य बलि, दोनों ही राइट हैं। अगर इसी चीज को अपन यूं कर दें काक बलि, काक बलि मतलब कौओं के लिए बलि आ रही है, तो कौए के लिए बलि, तो देखो क्या लिख सकते हैं? काके भे, काके भे बलि, या अपन क्या कर सकते हैं? काकाय बलि, ठीक है। तो ये विग्रह इस तरह से हो जाएगा। अगर अपन कह रहे हैं सज्जन सुखम, पहले हित का ले लेते हैं, सज्जन हितम। तो सज्जन हितम मतलब सज्जनाय हितम, सज्जन के लिए हित, ठीक है ना। अपन कह रहे हैं गो रक्षितम, गो रक्षितम, तो गौओं के लिए, तो गोभ्य क्या हो जाएगा? गोभ्य रक्षितम, गोभ्य रक्षितम, ठीक है। तो इस तरह से ये उदाहरणों के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है, आसान है।
अगर हम लिखें गो सुखम, तो गो सुखम के बारे में भी इसी ढंग से हो जाएगा। ठीक है, एक वचन में लगा दें तो ये एक वचन होता है गवे सुखम, और अगर इसी चीज को बहुवचन में बनाना चाहते हैं तो बहुवचन में बना सकते हैं गोबे सुखम। ठीक है, दोनों ही राइट हैं इस तरह से, ये बहुत आसान है। इसके अलावा देखो बच्चों और भी उदाहरण होते हैं, जैसे अपन कहते हैं भाई कुंभ मृत्तिका। कुंभ मृत्तिका मतलब कुंभ का मतलब घड़ा होता है, घड़े के लिए मिट्टी। तो अपन इसको जब इसका उदाहरण करेंगे कुंभ मृत्तिका, तो इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है, घड़े के लिए मिट्टी। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या कर सकते हैं, कुंभाय मृत्तिका, कुंभाय मृत्तिका। इसी तरह एक उदाहरण आता है बच्चों यूप दारू। ठीक है, अब ये यूप दारू जो शब्द है इसका मतलब हो गया यूप दारू। यूप का मतलब हवन, दारू का मतलब लकड़ी, हवन के लिए सामग्री। हिंदी में अपन कहते हैं ना हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री, उसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, यूप दारू। तो क्या बोलेंगे इसको, यूपाय दारू। ठीक है ना, यूपाय दारू यानी कि हवन के लिए लकड़ी। जैसे अपन कहते हैं गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा। अब गुरु शब्द की चतुर्थी क्या होती है, गुरुवे दक्षिणा। ठीक है, आप ये भी बना सकते हो भाई गुरु दक्षिणा। क्या लिख दिया अपन ने, गुरु दक्षिणा। तो क्या बना सकते हैं, गुरु शब्द की तृतीय चतुर्थी क्या है, गुरुवे और दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बन रहा है नहीं बन रहा। तो इस तरह के उदाहरण भी जो है आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग पंचमी तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए यहां ये पंचमी जो तत्पुरुष समास है, इसे हम समझने के लिए इसके 3 सूत्र हैं बच्चों। ये थोड़ा सा आप ध्यान देखिए, कठिन नहीं है, बिल्कुल भी आसान है, बहुत सरल है। लेकिन आपको ये जो 3 सूत्र है, देखिए यहां 1 नंबर पे ये जो सूत्र है जिसका नाम क्या है बच्चों, पंचमी भयन। पंचमी भयन सूत्र क्या कहता है, इसका मतलब है अर्थात द्वितीय पद में अगर भय शब्द हो, भय शब्द प्राप्त होने पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। यानी कि दूसरे पद के अंदर भय अर्थ वाले जो भी शब्द आएंगे, दूसरे पद में अगर भय अर्थ वाले जो भी शब्द आएंगे तो वहां पर कौन सा समास होगा, पंचमी तत्पुरुष समास होगा बच्चों। तो अब ध्यान दीजिए, इसका एक वार्ती के आगे ये कह रहा है कि यदि दूसरे पद में, यदि दूसरे पद में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, देखो भय भीत, भय भीत। ठीक है, भी और भी ये होगी भीति, और इधर देखो भी। तो ये जो भी जो शब्द है इसमें से आपको एक ही भी लेना है, भी। ठीक है, शब्द या शब्द हो तो वहां प्रथम पद में, तो वहां विग्रह करते समय, विग्रह करते समय प्रथम पद में पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो अब यहां पर देखो क्या लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं चोर भयम। क्या लिख रहे हैं, चोर भयम। तो देखो चोर से डर, क्या हुआ, चोर से डर। तो से किस में आता है, अपादान से आता है, और अपादान में कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी लगती है। तो कुल मिलाकर आपको क्या बता दिया, अगर किसी भी समास में दूसरे पद में अगर आपको भय शब्द दिखाई दे, कौन सा शब्द दिखाई दे, भय शब्द या भय अर्थ वाले जो भी शब्द दिखाई देंगे, तो वहां पर प्रथम पद जो होगा उसमें जब विग्रह करेंगे तो कौन सी विभक्ति लगानी है, पंचमी विभक्ति लगानी है। कौन सी लगानी है बच्चों, तो यहां पर चोर शब्द की पंचमी विभक्ति क्या होती है, देखो चोरात भयम, चोरात भयम। लेकिन होता क्या है बच्चों, यहां पर ये वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है, और वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, या फिर यह वैरल आता है। तो इस प्रथम वर्ण को अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी जब संध्या पढ़ेंगे तब चीजें समझ में आएगी। यानी कि जो तय आएगा ना उसको दय में बदलना है। क्या आएगा, तय आएगा, उसको दय में बदलना है। तो कुल मिलाकर इस चोराद भयम को अपन लिखेंगे कैसे, इसको अपन यूं लिखेंगे चोराद भयम।
क्या लिखेंगे? चोराद भयम। समझ बैठे ना? यानी कि प्रथम को तृतीय में बदल दिया, यानी कि तय वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? तय, थ, द, तो द में आ गया। समझ में आ गया? तो इसी तरह से आप बना सकते हो इन चीजों को। अब देखो यहां पर कह रहे हैं सिंह भीत है। अब सिंह भीत है तो शेर से डर, सबके अंदर भय भय आ रहा है सब में, तो इस वजह से तय को किस में बदल देना है? द में बदल देना है। तो यहां पर अपन कर देते हैं डायरेक्ट ही सिंगाद भीत है। ठीक है, शेर से डर। अगर आपसे कह रहे हैं देखो व्रक भीत है, ठीक है, व्रक भीत है, तो व्रक मतलब भेड़िया होता है, तो क्या लिखेंगे? व्रकाद भीत है, भेड़िए से डर। ठीक है, व्याघ्र, व्याघ्र भीति। अब व्याघ्र भीति जो है तो क्या हो जाएगा इसमें? व्याघ्राद भीति। क्या बन जाएगा? व्याघ्राद भीति। क्या बन जाएगा? अगर अपन यूं कहते हैं देखो भय भीत है, डर से भी डर लग रहा है, तो अपन देखो भयात भीत है, तो ये भी बन जाएगा इसका। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग बहुत आसानी से इन शब्दों को बना सकते हैं, सीख सकते हैं। यहां जैसे भी का उदाहरण देखें तो सर्प भी, तो सर्प भी का मतलब सर्पात हो गया, तो सर्पाद भी, ये इस तरह से हो गया। तो यहां इन शब्दों को आप इस ढंग से याद कर सकते हो, सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वापिस से समझ लेना कि यहां पर भय भीत भीति भी ये शब्द हैं, भय भीत भीति भी ये शब्द हैं। अगर दूसरे पद में ये वाले शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, तो जो पहला पद होगा उस पहले पद में कौन सी विभक्ति लगानी है? पंचमी विभक्ति लगानी है। कौन सी विभक्ति लगानी है? पंचमी। वापिस सुन लीजिए बच्चों को कि अपन पढ़ रहे हैं पंचमी तत्पुरुष समास, जिसको अपादान तत्पुरुष समास भी कहते हैं। और अपादान जो तत्पुरुष समास है या अपादान जो कारक है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? पंचमी का करते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर दूसरे पद में आपको भय भीत भीति भी ये शब्द दिखाई दें तो जो पहला पद है उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है? पंचमी विभक्ति लगानी है। ठीक है, इसी के बाद अपन ये दूसरे सूत्र की भी व्याख्या पढ़ेंगे। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। अब यहां देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है? ये वाला सूत्र, इसमें कौन कौन से शब्द हैं? ये कह रहा है तीसरे सूत्र की व्याख्या लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए यदि दूसरे पद में कौन कौन से शब्द है? देखो बच्चों, अपेत, दूसरे पद में अपेत, दूसरा है अपोड़, तीसरा शब्द है मुक्त, चौथा शब्द है पतित और पांचवा शब्द है अपत्रस्त। ठीक है, ये शब्द है अपत्रस्त। अगर दूसरे पद में अपेत, अपोड़, मुक्त, पतित, अपत्रस्त अगर ये वाले शब्द होते हैं तो जो पहला शब्द है यानी कि जो प्रथम शब्द होता है, यदि दूसरे पद में अपेत, अपोड़, मुक्त, पतित, अपत्रस्त आदि शब्द हों तो वहां पंचमी तत्पुरुष समास होता है। पंचमी तत्पुरुष समास होता है। अब यहां पर आपको देखिए बच्चों, इन शब्दों को दिमाग में रखना है। अब ये देखिए पतित जो शब्द है इसका विशेष नियम हम लिखेंगे, पहले और उदाहरण समझ लेते हैं, फिर मैं इसका विशेष नियम भी समझाऊंगा, क्योंकि ये द्वितीय तत्पुरुष में भी आता है और ये पंचमी तत्पुरुष में भी आ रहा है। तो पतित जो शब्द है ये दो अर्थों में चलता है, तो इनके दोनों अर्थ अपन समझेंगे। पहले यहां उदाहरण देखिए, जैसे अपन कह रहे हैं सुख अपेत, सुख अपेत है यानी कि सुख से परे। तो यहां पर देखिए ये क्या करें? सुखात अपेते, सुखात अपेते। ठीक है ना। अगर अपन कह रहे हैं देखो कल्पना, कल्पना पोड़े है, अपोड़े, तो ये संधि बन गई कल्पना प्लस अपोड़े। तो देखो कल्पना, ना आ रहा है ना, ना आ रहा है तो मतलब आ रहा है तो लता, लता की क्या होती है पंचमी? लताया। तो ऐसी कल्पनाया क्या होगी?
कल्पनाया अपोढ़ है, कल्पनाया अपोढ़ है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि देखो मुक्त शब्द की प्रयोग में ले रहे हैं तो मुक्त शब्द धर्म मुक्त हो गया, पाप मुक्त हो गया, देश मुक्त हो गया, राष्ट्र मुक्त हो गया, कैसा भी शब्द अपन इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां जैसे हम लोग लिख रहे हैं रोग मुक्त है, क्या लिख रहे हैं, रोग मुक्त है, तो क्या हो जाएगा, रोग शब्द की रोगात मुक्त है, क्या बन जाएगा, रोगात मुक्त है। तो रोग से क्या हो गया, मुक्त हो गया, रोग से क्या हो गया, मुक्त हो गया, रोगात मुक्त है। इसी तरह से देखिए जैसे कह रहे हैं चक्र मुक्त है, तो चक्र मुक्त का क्या बन जाएगा, चक्रात मुक्त है। वापिस देखिए चक्र मुक्त है तो क्या बन जाएगा बच्चों, चक्रात मुक्त है, क्या बन जाएगा, चक्रात मुक्त है। तो इस तरह से आप लोग इन शब्दों को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तरंग अपत्रस्ते कर सकते हैं तो तरंगेभ्य अपत्रस्ते, ठीक है ना। तो यहां पर अगर अपन बनाएं तरंग अपत्रस्त, तो यहां पर आप बना सकते हो तरंगेभ्य और अपत्रस्त, तरंगों को पार करके। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। जैसे अपन कहते हैं पद मुक्त, ठीक है, जल रिक्त, ऐसे बहुत सारे शब्द है, पद शून्य, मार्ग भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट ऐसे बोलते हैं अपन। ये सारे शब्द जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं। आगे देखिए इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं षष्ठी तत्पुरुष, यानी कि षष्ठी जिसको अपन बोलते हैं संबंध तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब यहाँ देखिए ये जो है इसमें कोई शब्द नहीं है, इसका जो सूत्र है वो तो है षष्ठी, लेकिन यहाँ इस सूत्र से कोई चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। आप लोग ऐसे समझिए कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर दो संज्ञा शब्द हों और दो संज्ञा शब्दों के बीच में जब हम संबंध बताते हैं तो वहाँ कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। और जब हम लोगों ने संबंध कारक पढ़ा था बच्चों, तो जब हम लोगों ने संबंध कारक पढ़ा था वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी कि संबंध चार प्रकार का होता है। स्व स्वामी भाव वाला संबंध होता है, जन्य जनक भाव वाला संबंध होता है, ठीक है, स्थान स्थायी भाव वाला संबंध होता है, अव्यय अव्ययी वाला जो है संबंध होता है। तो स्व स्वामी भाव संबंध यानी कि जिसके साथ आपका कोई मालिकाना हक हो गया है, स्वामी हो गए, भाई राम की पुस्तक है, नरेश का बैग है, ठीक है, रवि की क्लास है, ये अपन कोई भी बात अपन बोलते हैं। एक क्या होता है, जन्य जनक भाव होता है जिसमें रिश्ते नाते, जैसे अपन कह रहे हैं पिता का पुत्र है, राजा का बेटा है, राजा की बेटी है, ऋषि की कन्या है, राष्ट्र का पति है, राष्ट्रपति है, समझ में आ गए, मंत्रियों की परिषद है, ऐसे शब्द हो गए। का के की ऐसे ध्यान रखेंगे आप लोग, सीतापति जैसे उदाहरण बताया था। तो जैसे यहाँ पर आप इसको सीखने के लिए क्या कर सकते हो कि दो संज्ञा शब्दों का संबंध बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है, और जहां संबंध कारक होता है वहीं पर संबंध तत्पुरुष समास होता है, या उसे षष्ठी तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। तो इसमें जब आप लिखेंगे तो लिख लेंगे दो संज्ञा शब्दों का संबंध, दो संज्ञा शब्दों का संबंध बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है तथा जहां संबंध कारक है वहां संबंध तत्पुरुष समास भी है, संबंध तत्पुरुष समास होता है। तो कुल मिलाकर इसको आप लिंक कर लीजिए, परिभाषा कैसी भी हो, किसी भी तरीके की हो, लेकिन आप लोग जो है उस चीज़ से लिंक कर लीजिए इसको, ताकि आप लोग उन चीज़ों को बता सकें। यानी कि आपस में कोई भी संबंध बताना हो तो जैसे अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखो राजपुत्र। अब ये जो राजपुत्र है तो इसकी हिंदी क्या होगी बच्चों, राजा का पुत्र। लेकिन संस्कृत में जो राज शब्द है ये मूल रूप में कौन सा शब्द है, राजन, नकारांत है राजन। तो इसकी जो षष्ठी विभक्ति होती है वो होती है राज्ञ। राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या होती है, राज्ञ होती है। कौन सी होती है, तो इस वजह से राज्ञ पुत्र है, यानी कि राजा का पुत्र।
एक उदाहरण जो और पूछा जाता है राजपुरुष, तो राजपुरुष जो है इसमें भी यही करेंगे अपन, राज्ञ है पुरुष है, राजा का पुरुष। अगर अपन यूं कहते देखो राजकुमारी, तो राजकुमारी का क्या करेंगे, यही करेंगे राज्ञ कुमारी, ठीक है ना। अगर इसी चीज को अपन बना दें राजमाता, तो क्या बनाएंगे देखो राज्ञ माता, सिंपल तरीके चल रहा है। इसी तरह देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रभक्त। अब राष्ट्र का भक्त, तो ट्रे ए आ रहा है, तो ए आ रहा है तो राम के अनुसार रूप चलाएंगे, राम की षष्ठी क्या होती है, रामस्य। ऐसे राष्ट्र की क्या होगी, राष्ट्रस्य भक्त है, राष्ट्र का भक्त। अगर इसी चीज को अपन यूं बना दें सीतापति, तो क्या बन जाएगा, सीता का पति। लेकिन सीता की षष्ठी क्या होगी, सीताया पति, सीता का पति हो गया। तो कुल मिलाकर ये जो समास है ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि दो संज्ञा शब्दों का संबंध, यानी कि जहां पर दो पदों में कोई संबंध स्थापित करना हो तो वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। क्लियर। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग लास्ट जो इसका अंतिम बचा हुआ है जिसे हम कहते हैं अधिकरण कारक या सप्तमी तत्पुरुष, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं सप्तमी तत्पुरुष समास, यानी कि इसका जो सूत्र है वो है सप्तमी सोन। आपको सूत्र कोई याद नहीं करने, कोई दिक्कत नहीं, याद हो या नहीं हो, लेकिन जो बात मैं समझा रहा हूँ उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो बच्चों। ये कह रहा है कि सप्तमी सोंड सूत्र क्या कहता है, यदि दूसरे पद में शोंड आदि गण में, ये गण होते हैं, गण का मतलब समूह होता है, शब्दों के समूह होते हैं, तो शोंड आदि गण में पठित जो शब्द होते हैं, शोंड यानी कि चतुर, कितव, शठ यानी कि दुष्ट, धूर्त, पंडित, कुशल, निपुण, दक्ष, प्रवीण इत्यादि शब्द हो तो वहां सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो आप सीधे सिंपल तरीके से कह सकते हो जो चतुर्थ अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना, उन शब्दों के योग में वहां पर कौन सी समास होता है, तत्पुरुष समास कौन सा होता है, सप्तमी। और जो पहला पद होगा उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे, सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे ये उदाहरण बहुत पूछा जाता है अक्ष शोंड, ठीक है। अब ये अक्ष शोंड का मतलब देखो, अक्ष का मतलब होता है पासे, पासों में जो चतुर है, जैसे शकुनी मामा को देखा होगा ना, पासे फेंकता है, वो पासे फेंकने में चतुर है, तो अक्षेसु सोंड। अब पासे जो होते हैं बहुवचन में लेंगे, इसलिए सप्तमी की बहुवचन अक्षेसु सोंड है, यानी कि पासे फेंकने में क्या है, वो चतुर है, ठीक है। अगर हम ये कह रहे हैं कि दुष्ट की बात कर रहे हैं, शठ, तो धर्म शठ, कैसे भी अपन कह सकते हैं, प्रेम धूर्त, प्रेम में धूर्त है, सभा में पंडित है, व्यवहार में कुशल है, कला में निपुण है, धर्म में दक्ष है, विद्या में प्रवीण है। ऐसे अपन किसी भी शब्द की बात करेंगे तो यहाँ इन उदाहरणों को हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए बच्चों, एक जैसे पटु शब्द भी इसी के अंदर आता है, तो जैसे अपन कहते हैं वाक पटु। अब ये जो वाक पटु है इसका मतलब है वाणी में चतुर, बोलने में जो कुशल होता है, तो वाची पटु, वाणी में क्या है, वो चतुर है, वाक पटु, वाची पटु, ठीक है। अब देखिए प्रेम धूर्त, तो प्रेम शब्द की तृतीया क्या होती है, सप्तमी क्या होती है, प्रेमणी, क्या होती है, प्रेमणी धूर्त है, प्रेमणी धूर्त है, तो प्रेम में क्या हो गया, धूर्त हो गया। अगर अपन कह रहे हैं भाई सभा पंडित, क्या बोल रहे हैं, सभा पंडित, तो सभा में पंडित विद्वान है, तो सभाया, सभायाम, सभायाम पंडित है, सभा में पंडित है, विद्वान है। अगर आपसे कह रहे हैं भाई कार्य कुशल, कार्य कुशल, तो कार्य में क्या है, कुशल है, तो कार्य की सप्तमी होगी कार्य कुशल है, कार्य में क्या है, कुशल है, ठीक है। अपन कह रहे हैं भाई कला निपुण, कला निपुण। अब देखो कला में आ रहा है तो गंगा रमा के अनुसार, तो या यही या याम, तो सप्तमी क्या होती है, याम, तो अपन क्या बोलेंगे देखो, कलायाम निपुण है, कला में क्या है, निपुण है। अगर आपसे कह रहे हैं भाई धर्म दक्ष, तो क्या बन जाएगा बच्चों, धर्म में दक्ष,
धर्म में क्या हो गया, दक्ष हो गया। अगर इसी चीज को अपन कह रहे हैं विद्या प्रवीण है, तो विद्या में प्रवीण है तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, विद्यायाम प्रवीण है, विद्या में प्रवीण है। तो इस तरह से आप इन शब्दों का विग्रह कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। बस ये जो शब्द हैं ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि द्वितीया में कौन कौन से शब्द हैं, तृतीया में कौन कौन से शब्द हैं, चतुर्थी में कौन से हैं, पंचमी में कौन से हैं, षष्ठी में संबंध स्थापित होता है, सप्तमी में कौन कौन से शब्द हैं। जो शब्द पीछे आपको बताए गए हैं यही रहेंगे, इन उदाहरणों से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। आप लोग बहुत अच्छे से इन्हें सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग एक बार फिर से और बाद में भी चर्चा करेंगे। आप लोग बिल्कुल भी निष्फिक्र रहें, आप टेंशन ना लें कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कम समझ में आ रहा हो, क्योंकि इसका रीजन सिर्फ एक हो सकता है बच्चों, क्योंकि आपके अभी शब्द रूप याद नहीं है। तो जैसे आप शब्द रूप याद करके और फिर मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा तो उस समय आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। एक बार आप लोग जो चीजें बताई जा रही है आप लोगों को उसे आप समझते हुए कोशिश करें लिखने की। अगर आपको 10% भी समझ में आ रहा है तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं पूरा 100% आपको याद हो जाएंगी चीजें, लेकिन साथ के साथ शब्द रूप आप जरूर याद करते रहिए। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए और अपने रजिस्टर में पूरे समास को नोट कर लीजिए। यहां तक ये समास जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम तत्पुरुष समास का जो समानाधिकरण भेद है उसे शुरू करेंगे, जिसमें कर्मधारय और जो द्विगु समास है उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपकी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की हिंदी की जो कक्षाएं हैं लगातार चल रही हैं और उसी तरह संस्कृत की जो है 9th और 10th की क्लासें लगातार आपको मिल रही हैं। आप अपना होमवर्क जो है वो भी कंप्लीट करते रहें, किसी भी काम को पेंडिंग ना छोड़ें, क्योंकि आने वाले समय में आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इसलिए समय पर काम करते रहें। उम्मीद है आप लोग मेरा कहना जरूर मानोगे, मुझे होमवर्क जरूर दिखाओगे। तो मिलते हैं अगली बार अगले समास को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।